गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये चैप्टर 4 का पार्ट है जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। तो कल के लेक्चर में हमने ऊपर की दो प्रॉपर्टीज़ जिनको मैंने टिक कर दिया है, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी और सरफेस रेजिस्टेंस, इनकी स्टडी की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जिसको हम परमिटिविटी भी कहते हैं, तथा डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, दैट्स वाई मैंने कुछ डेफिनेशंस पहले से ही लिख ली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हिंदी में परावैद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन, पहले हम ये समझते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है। देखिए, सपोज आपके पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये इसके अक्रॉस आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना चाह रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आइडियली वो कभी भी आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, उसकी वैल्यू एज मच एज हाई होनी चाहिए। तो क्या होता है कि क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है, इसलिए आपके पदार्थ में से थोड़ी सी करंट आपकी फ्लो होने लगती है। इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। अब क्या है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते ही जा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि लीकेज करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हेन वोल्टेज इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो आपकी जो लीकेज करंट होती है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपकी लीकेज करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि आपका इंसुलेशन का जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेकडाउन हो गया। यानी कि वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पे पदार्थ का इंसुलेशन का प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज और पंचर वोल्टेज कहते हैं। तो ये तो बात थी कि हम ऐसा स्टडी कर रहे हैं कि आप पदार्थ के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट जब कोई विद्युत रोधी पदार्थ के अक्रॉस में वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिससे पदार्थ बिना ब्रेकडाउन हुए सह सकता है, उस वोल्टता को उस विद्युत रोधी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सपोज हम इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें और सपोज ये 50 वोल्ट तक, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, अगर ये 50 वोल्ट तक आपका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है, एंड व्हेन यू आर गिविंग द वोल्टेज मोर देन 50 वोल्ट, 50 वोल्ट से आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी डैमेज हुई जा रही है। तो 50 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज जो पदार्थ बिना ब्रेकडाउन हुए सह सकता है, उस वोल्टता को उस विद्युत रोधी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये जो 50 वोल्ट है आपका, ये क्या होगा, ये वो मैक्सिमम वोल्ट होगी जिसको आपका पदार्थ बिना ब्रेकडाउन हुए सह सकता है। तो इसकी यूनिट होती है आपकी किलो वोल्ट पर mm स्क्वायर प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अगर हम इसी पदार्थ के लिए बात करें तो इट विल बी 50 पर mm स्क्वायर। पर आइडियली क्या होता है कि ये जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका जाता है किलो वोल्ट्स में, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस केस में आपके मटेरियल में जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज होती है। तो ये हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और परमिटिविटी की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं क्योंकि ये चीज़ें आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो लेट्स सी, मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी की। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल में चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी होती है। इसी टेंडेंसी को यूज़ करके हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी होती है चार्ज को स्टोर करने की, इसे पदार्थ का विद्युतशीलता या परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं, इस गुण को। तो देखिए, अगर हम एक नॉर्मल कैपेसिटर की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये आपकी एक प्लेट है, ये आपने
बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये आपकी एक प्लेट है, इधर आपकी दूसरी प्लेट है, और ये यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया। इसका लेंथ L है, एरिया A है, ये आपने एक रेजिस्टेंस का यूज़ करके वोल्टेज अप्लाई किया है। इसकी विड्थ D है, दिस इज D, ठीक है, एंड दिस इज W। तो ये क्या है जो ब्लैक वाला पोर्शन मैंने दिखाया, दिस इज द इंसुलेटिंग मटेरियल। और ये जो प्लेट है ये, और जस्ट इसके पीछे ये वाली, तो ये क्या है, आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो पदार्थ के इसी गुण का यूज़ करके हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं। मैं फिर से इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ देती हूँ। इंसुलेटिंग मटेरियल के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करने पे उनमें चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम विद्युतशीलता यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या किया, कैपेसिटर बनाया। जब आप इन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख के वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस, तो क्या होता है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो अपने इसी गुण के कारण चार्ज को एकत्र करने लगता है, और इसी गुण के कारण आप कैपेसिटर बनाते हैं। और हमको पता है कि जो आपका चार्ज होता है इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो वो समथिंग ऐसा दिखेगा आपका। Suppose this is positive plate of capacitor and this is negative plate of capacitor and this is resistance R। ये आपकी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट कि जो कैपेसिटेंस होता है आपका दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए वी यूज़ अ कांस्टेंट विच इज़ एप्सिलन, एप्सिलन A अपॉन D। एप्सिलन आपको पता है क्या है, एप्सिलन होता है आपका परमिटिविटी, ये आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, परमिटिविटी, ठीक है। और A क्या है, प्लेट का एरिया, प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेट का ओवरलैपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इन मीटर, एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन फैरड। तो यहाँ पे मैंने सबकी यूनिट्स भी लिख दी हैं। अब जो हमने एप्सिलन यूज़ किया, सो एप्सिलन इज बेसिकली एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आ गई। एप्सिलन नॉट क्या है, एप्सिलन नॉट है आपकी परमिटिविटी ऑफ एयर, हवा की विद्युतशीलता, और एप्सिलन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल of that dielectric material with respect to air। हवा के सापेक्ष उस मटेरियल की परमिटिविटी। और यू नो दैट एप्सिलॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, हमको सारे टर्म्स पता लग गए, एप्सिलन क्या है, एप्सिलन नॉट क्या है, एप्सिलन आर क्या है। तो अब अगर हम परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से लाइक दैट कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ करके अगर हम कोई कैपेसिटर बनाते हैं और उस केस में उस कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी सपोज CM, ठीक है। नोट करते जाइएगा, अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करके कैपेसिटर बना रहे हैं तो और उस कैपेसिटर की कैपेसिटी CM है, तथा अगर हम उसी कैपेसिटर में उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह एयर का यूज़ करेंगे और उस केस में कैपेसिटर की आपकी कैपेसिटी है आपकी CO व्हेन वी आर यूजिंग एयर, तो आपकी जो परावैद्युत की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक यानी परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ यू वांट टू नो, देन एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू CM अपॉन C0। यानी कि CM क्या है, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करके
कैपेसिटी अपॉन एयर को एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करके कैपेसिटी। तो जस्ट मैंने बहुत ही समझाने वाली आपको लैंग्वेज में लिख दिया है कि अगर हम कोई कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करके उस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी एम है, और उसी कैपेसिटर में अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह एयर का यूज़ कर रहे हैं और तब उस केस में आपके कैपेसिटर की कैपेसिटी सी ओ है, सो एप्सिलॉन विल बी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी सी एम अपॉन सी ओ। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब किसी कैपेसिटर को के अक्रॉस हम वी पोटेंशियल यूज़ करते हैं तो उसमें जो चार्ज स्टोर होता है क्यू, तो क्यू को वी कैन राइट लाइक क्यू इक्वल टू सी वी। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो इस समय हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डीप में स्टडी कर लिया है तथा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डाइलेक्ट्रिक लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस इन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है, इसमें एक डेरिवेशन भी है, तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट नोटेड द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस इन इंसुलेटिंग मटेरियल। हमने ये देखा है कि अब प्रैक्टिकल एग्जांपल ही लेते हैं कि अगर हम कैपेसिटर को किसी एसी सर्किट में अप्लाई कर दें और काफ़ी देर बाद देखें तो हमारा कैपेसिटर गर्म हो गया होता है, तो अगर हम इस फिनोमेना को रिलेट करते हुए डेफिनेशन पढ़ें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एसी वोल्टेज लगाने पर उनमें ऊष्मा के रूप में पावर लॉस होता है। ऊष्मा के रूप में मतलब हीट के रूप में, हीट के रूप की वजह से ही वो गर्म हो जाता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। इस कारण से जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो आपका धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक लॉस इन इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर हम किसी प्योर कैपेसिटर की बात करें, प्योर कैपेसिटर मीन्स नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम किसी प्योर कैपेसिटर की बात करें यानी कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो क्या होगा उस केस में कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट आईसी कैपेसिटर की अप्लाइड वोल्टेज वी से 90 डिग्री लीड करेगी इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको क्या कहा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एसी वोल्टेज लगाने पे उसमें ऊष्मा के रूप में पावर लॉस होता है, और पावर लॉस किस में होता है? पावर लॉस होता है आपका रेजिस्टेंस में। इसकी वजह से आपका मटेरियल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्योर कैपेसिटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बेसिकली आपके कैपेसिटर में ड्यू टू यूज्ड मटेरियल देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट ऑलवेज। अब उस रेजिस्टेंस में ही आपका पावर का लॉस होता है और जिसकी वजह से आपका जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैंने एक एसी सप्लाई ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्स है और उसका वोल्टेज वी वोल्ट है, ठीक है, और उसको मैंने एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दिया है, तो क्या होगा कि मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक कैपेसिटर को, ये वाली चीज़, ये बॉडी मेरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कैपेसिटर। तो ये बात थी आइडियल केस की, जब कि मेरे कैपेसिटर में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये आइडियल केस है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर में रेजिस्टिव पार्ट मौजूद होता है और जिसकी वजह से आपका पावर लॉस होता है। उस रेजिस्टिव पार्ट को मैंने ये दिखा दिया आर से, और कैपेसिटिव पार्ट ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे सी से। अब अगर हम इस डायग्राम को कंसीडर करके फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये होगा आपका अप्लाइड वोल्टेज वी। आपको पता है कि रेजिस्टेंस में करंट वोल्टेज के फेज में होती है। ये आपकी आईसी है, प्योर कैपेसिटिव करंट, और जो एक्चुअल करंट दैट विल फ्लो इन द सर्किट दैट विल बी आई। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका थीटा एंड दिस एंगल विल बी डेल्टा। और ये जो डेल्टा है आपका उसको आप लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस अब हम आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस प्रोपोर्शनल टू
टेन डेल्टा। अब इसको कैसे करते हैं स्टडी वो हम बताएंगे। देखिए हमने ये देखा कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें कैपेसिटर के पैरेलल में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस रेजिस्टेंस में आपकी पावर लॉस होती है। इस कंडीशन में जो आपकी फ्लोइंग करंट आई है और जो पोटेंशियल वी है, इसके बीच में जो फेज एंगल है वो आपका 90 से कम होता है। ठीक है, एक्चुअल करंट दिस वाज आई, वो 90 से आपका कम होता है। तो हम अगर ये निकालें कि इस फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये निकालें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कितना परावैद्युत हानि है, कितना डाइलेक्ट्रिक लॉस है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग पी। आगे सो पी हो जाएगा आपका वी, पावर क्या होता है वी इंटू आई और फेज एंगल, तो पी आई कॉस थीटा। कॉस थीटा को वी कैन राइट लाइक वी आई कॉस 90 डिग्री माइनस डेल्टा। थीटा क्या है 90 माइनस डेल्टा है ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो कॉस 90 माइनस थीटा को यू कैन राइट दिस साइन डेल्टा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि जो आपका कॉस डेल्टा है, कॉस डेल्टा इक्वल टू होगा आपका आई सी अपॉन आई फ्रॉम द फेजर। कॉस डेल्टा इक्वल टू आई सी अपॉन आई। ठीक है, तो दैट्स वाई आई इक्वल टू आई सी अपॉन कॉस डेल्टा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको आई का वैल्यू मिल गया है, आपको इस आई के वैल्यू को, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। तो P इक्वल टू वी आई सी अपॉन कॉस डेल्टा साइन, तो साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, इट विल बी वी आई सी टेन डेल्टा। ठीक है, और हमको पता है कि आई सी वी नो दैट आई सी इक्वल टू, धारा क्या होती है वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस। तो यहाँ पे कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिखते हैं हम सी से, इसको हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है वी अपॉन 1/2 एफ सी। आई सी का मान आपको मिल गया। अब ये वाला जो आई सी का मान है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3, तो यू विल गेट पी इक्वल टू, ये क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में 2 पाई 1/2 पाई एफ सी, तो 2 पाई एफ सी ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी वी पूरा लिख के बता दे रही हूँ जिससे आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, 10 डेल्टा। तो इट विल बी 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर 10 डेल्टा। ठीक है, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक लॉस। अब अगर हम ये माने कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वी वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तथा उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी सी ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इन सबको ये लिख लें के, तो वी कैन राइट दिस लाइक पी इक्वल टू के 10 डेल्टा, या हम ये लिख सकते हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू 10 डेल्टा। तो पी क्या है आपका, पी तो है आपका पावर लॉस, और इसमें जो आपका एंगल है डेल्टा उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। ठीक है, अब अगर हम फिर से अपने फेज़र पे आएँ जिसमें हमने ये वाला, अब हम फिर से अपने फेज़र पे आएँ तो इस फेज़र के अकॉर्डिंग इफ़ वी वांट टू फाइंड 10 डेल्टा, तो 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, सिंपली इट विल बी आई आर अपॉन आई सी। आई आर क्या होगा आपका अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर, आर की जगह आर पी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी में पावर लॉस हो रहा है, वी अपॉन एक्स सी। तो इट विल बी वी अपॉन आर पी अपॉन वी
1/2πfc होगा, तो 1 को हम ऊपर ही ले आ रहे हैं डायरेक्ट, तो इट विल बी fc। तो बेसिकली आपका tan डेल्टा विल बी, v से तो v कैंसिल हो जाएगा, tan डेल्टा विल बी 1/2πfcrp। तो ये जो tan डेल्टा है इसको आप क्या बोल सकते हैं, डिसिपेशन फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया था ये वाला 2πfcv², इससे हमें ये पता चलता है कि एसी सप्लाई का वोल्टेज V का मान एवं आवृत्ति स्थिर रखने पे किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं वो पावर फैक्टर DF के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि ये वाली चीज़ वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरीके से हमने डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड इंसुलेटिंग मटेरियल पूरा स्टडी कर लिया। ये डेरिवेशन है। इफ़ यू वांट कि मैं आपको नोट्स के फॉर्म में ही प्रोवाइड कर दूं जो भी कुछ मैंने लिखा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू क्लास।